बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका पहला एमसीक्यूज है, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उस इमेज की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका जो मिरर होता है, मिरर के दो टाइप्स होते हैं। एक आपका मिरर होता है कॉनकेव और दूसरा आपका मिरर होता है कन्वेक्स। मगर यहां पे जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? आपके पास कनकेव मिरर की बात की जा रही है कि आपका जो कनकेव मिरर है इसके अंदर जो इमेज बनती है उसकी जो साइज है कि बड़ा होना या छोटा होना, ये किस पे डिपेंड करता है, करीब या दूर, इसकी साइज किस पे डिपेंड करती है, तो ये हमें बताना है। सो याद रखिएगा, इस कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा तो इमेज करीब बनती है और ऑब्जेक्ट जितना करीब करेंगे तो फिर आपकी जो इमेज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। तो आसान भाषा में अगर हम कहें कि कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा उसकी जो साइज होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की जो साइज है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो साइज होगी वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगी? पोजीशन पे डिपेंड करेगी, या फिर हम कहेंगे लोकेशन पे डिपेंड करेगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर है या करीब है, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपका इमेज की जो साइज होगी वो आपकी डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ह्यूमन की आंख है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, माने ठीक है, तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी, जिस जगह पे बनेगी उस जगह का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर कोई इंसान ठीक है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, उसके अंदर कोई जो है वो खराबी नहीं है। अब खराबी आंखों में भी होती है ना, कि किसी की दूर की नजर का कमजोर होती है, किसी की जो है वो करीब की नजर कमजोर होती है। मगर यहां पे बात उसकी नहीं हो रही, डिफेक्टेड आई की बात नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक इंसान है उसकी आंखों की बात हो रही है कि उसके अंदर जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा। सो याद रखिएगा, इमेज जो हमारी इंसानों की आंखों के अंदर बनता है वो कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। और याद रखिएगा, इस रेटिना को हम जो है वो स्क्रीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्क्रीन भी कह सकते हैं। और आप देखें कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी रेटिना के अंदर जब इमेज आपका बनता है तो वही सेम आपका इमेज जो है वो इमेज ऑप्टिकल की मदद से वो इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग तक जाती है और दिमाग उसके पहचानता है और सोचता है कि कौन है, ये क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर पता लगता है कि फलानी चीज कौन सी है, क्या है, नहीं है। अगर इमेज के दिमाग के अंदर अगर मालूमात हमारे पास होती है तो हम पहचान लेते हैं, वरना कई बार हम नहीं भी पहचान पाते। ठीक है, तो हमारे आंखों के अंदर जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है? आपके रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। जब आपकी लाइट की रेज इंटर होती हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इट बैंड्स, तो वो बैंड हो जाती हैं। तो जब वो बैंड होती हैं तो फिर कैसे बैंड होती हैं ये हमें बताना है। तो उसमें फर्ज करें कि यहां पर ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास एक रेयर मीडियम है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हमने क्या करना है? नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल माने ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखें, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम, परपेंडिकुलर, वर्टिकल। ठीक है, कॉलम।
तो ये एक मैंने जो है वो लाइन निकाल दी। अब देखें ये जो आपकी लाइन है ये आपकी नॉर्मल है। तो कह रहा है जब आपकी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएंगी, जब आपकी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से इसमें आएंगी, रेयर मीडियम में आएंगी, तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लाइट की रेज है, अगर मेरे को लाइट की रेज यहां से जाती है और जब वो जाएंगी तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपकी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती हैं तो फिर वो क्या हो जाती हैं? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है? आहिस्ता आहिस्ता दूर होना जो है वो शुरू हो जाती है। जब भी आपकी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो फिर वो इस नॉर्मल से क्या हो जाती है? आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से अवे हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अगर आपकी लाइट की रेज रेयर मीडियम से इस रेयर मीडियम से डेंसर में जाएंगी तो फिर क्या होगा? तो जब आपकी लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आएंगी तो फिर वो क्या होंगी कि आपकी जो नॉर्मल है आहिस्ता आहिस्ता उसके टुवर्ड्स आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। जब भी आपकी लाइट की रेस डेंसर से रेयर में जाएंगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएंगी, और रेयर से डेंसर में जाएंगी तो इस नॉर्मल के करीब हो जाएंगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? इसका जो है आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। नंबर 4 एमसीक्यूज है हमारे पास। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्टिव द आई पीस लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हमारे पास कौन है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपके लेंसेज लगे होते हैं। कितने लेंसेज लगे होते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 लेंसेज लगे होते हैं। एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? आई पीस होता है। याद रखिएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आपका छोटा होता है और जो आपका आईपीस जो लेंस होता है वो आपका बड़ा होता है। तो याद रखिएगा ये जो छोटा है, छोटा जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, कम होगी, स्मॉल होगी। और जो बड़ा लेंस है तो यकीनन जो बड़ा लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? वो इसकी जो है वो लार्ज होगी, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था कि भाई एक हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो बताएं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में से किस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी? तो यकीनन जो बड़ा लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लार्ज। जो आपका आईपीस लेंस होगा इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, अगर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। बताएं कि क्रिटिकल एंगल क्या होगी। दोस्तों याद रखिएगा यहां पे सबसे पहले देखें क्या कह रहा है? दी एंगल, ये एंगल की साइन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी है? 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इस साइन से शो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है हमारे पास वाटर की? 1.33। ठीक है, हर चीज की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो अलग अलग होती है। डायमंड की अलग होती है, वाटर की अलग है। हर चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होती है। जैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसकी उसी तरह की जो है वो आपकी एंगल होगी। ठीक है, ओके जी। तो यहां पे रिफ्रैक्शन की एंगल कितनी है? 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। कह रहा है कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल मालूम करें। तो क्रिटिकल एंगल मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये वाला जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं? जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है। मगर यहां पे जो लाइट है आपकी क्या कर रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। तो याद रखिएगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? कि ये जो आगे वाली चीज है इसको आप उल्टा कर दें, नीचे वाले को ऊपर ले आए और ऊपर वाले को नीचे ले आए। तो देखिए, साइन एंगल ऑफ आर, साइन एंगल ऑफ आर, साइन एंगल ऑफ आई, साइन एंगल ऑफ सी मैंने लिख दिया है। तो आई की जगह हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो आई की जगह मैंने क्या रख दिया है? सी रख दिया है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एन हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी वैल्यू है? 1.33, ये हमने पुट कर दी। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री रख दी इस आर की जगह पे, ठीक है, 90 डिग्री। साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये हमें मालूम करनी है, ये आपका सेम। अब देखिए, ये हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस चीज को इधर लिख देंगे और इसी चीज को हम इधर लिख देंगे। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हम इधर लेके आएंगे और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। तो जब ये वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो देखें, ये आपकी ऊपर आ गई, ये मैंने लिख दी, और ये वैल्यू जो है वो नीचे आ गई, ये आपकी नीचे आ गई। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री किसके बराबर है? 1, ये आपका 1 आ गया। अब साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये आपका सेम। 1 को जब हम 1.33 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.752 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हमें देखिए क्या चाहिए? क्रिटिकल एंगल चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस साइन को जो है वो कहां लेके जाएंगे? इस साइन को हम इस तरफ लेके जाएंगे। जब साइन आपका इस तरफ चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये आपका सेम। साइन जो है वो परले मोहल्ले में चला गया तो क्या बन गया? साइन इनवर्स बन गया। ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू सेम। अब ये आप कैलकुलेटर के अंदर कैसे मालूम करेंगे? आप कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आप साइन को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लिखें, उसके बाद ये वैल्यू लिखें, इक्वल करें, आपके पास एंगल क्या आ जाएगी? 48.8 डिग्री। तो आपके पास जो क्रिटिकल एंगल आ गई है वो कितनी आ गई है? 48.8 डिग्री। नंबर 6 एमसीक्यूज। टू व्यू डिम स्टार्स वी यूज, वो स्टार्स जो डिम होते हैं, जैसे आपके आसमान में काफी सारे आपके जो है वो स्टार्स होते हैं, जैसे आपका सूरज भी जो है ये भी आपका एक स्टार है। तो स्टार्स को देखने के लिए, वो स्टार्स जो डिम होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अब देखें, ये जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे हमारे जो स्टार्स हैं, जो दूसरी चीजें, वो कितने कहाँ हैं? वो हमसे बहुत दूर है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए हम हमेशा टेलीस्कोप यूज करते हैं। क्योंकि आप अगर देखें कि आपके पास जो टेली वर्ड है, इस टेली वर्ड का मतलब होता है दूर और स्कोप का मतलब होता है देखना। तो दूर वाली चीजों को देखने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्स जो आपके डिम होंगे उनको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेलीस्कोप यूज करेंगे। मगर इसमें देखें कुछ और भी ऑप्शंस हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से छोटी छोटी चीजों को, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को जो है वो देखने के लिए हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसके अंदर 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जो लेंस होता है वो आपका छोटा होता है, मगर आपका जो आईपीस होता है वो बड़ा होता है। तो जो छोटा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, जो आपका बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ये भी सवाल आ सकता है। उसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोपी के अंदर याद रखिएगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका टेलीस्कोप होगा कि डिम स्टार्स को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 7 एमसीक्यूज है। द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ, इंसान की जो आंख होती है वो किस डिवाइस की तरह जो है वो काम करती है? जिस तरह देखें आपका मोबाइल का जो कैमरा होता है, तो उससे आप क्या करते हैं? आप उससे क्या करते हैं? उस मोबाइल के कैमरा के अंदर भी इमेज बनता है। इसी तरह हमारी आंख के अंदर भी जो है वो क्या बनता है? इमेज बनता है।
और कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। जैसे देखें, जब आप मोबाइल्स लेते हैं तो हर मोबाइल का जो मॉडल है उसकी कैमरा के जो मेगापिक्सल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमें फ्री में ये आंखें गिफ्ट दी हैं, मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं, इस हमारी आंख की भी जो मेगापिक्सल होती है, ये भी सवाल आ सकता है कि ये भी याद कर लें कि हमारी जो आंख है इसके जो मेगापिक्सल होते हैं, जो रेंज मेगापिक्सल की रेंज होती है वो तकरीबन 580 होती है, 580 मेगापिक्सल रेंज होती है। और उसके अलावा अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे आंख की होती है 16 हर्ट्ज होती है। तो ये भी आप याद कर लें, ये भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ह्यूमन आई एक्स लाइका, हमारी आंख किस तरह काम करती है, किस डिवाइस की तरह काम करती है, कैमरा की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरा के अंदर इमेज बनता है, हमारी आंख के अंदर भी क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इनलार्ज्ड, कह रहा है कि एक आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम जो है वो चीजों को बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारे पास। तो बताएं कि इसके अंदर जो इमेज बनता है वो किस तरह का बनता है। एक तो उसने बताया कि उसके अंदर इन लार्ज बनता है, तो और बताएं कि क्या बनता है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड, याद रखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी है। तो इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। तो दोनों जो है वो एक ही बात है। तो यहां पे याद रखिएगा कि आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसके अंदर जो इमेज होता है वो नंबर 1 इन लार्ज होता है, नंबर 2 वर्चुअल होता है, और नंबर 3 हम कहेंगे अपराइट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो इमेज बनेगा वो इन लार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, मींस अपराइट इमेज बनेगा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, the entire light is reflected into the same denser medium which is called total dash। कह रहा है कि अगर आपके पास लाइट है और वो लाइट जो है वो कहां से आती है, आपके पास एक लाइट है वो कहां से आती है, वो डेंसर मीडियम से आती है, और वो फिर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि मुड़ जाती है, दोबारा वापस हो जाती है। कोई भी चीज, जैसे देखें बॉल है, जब हम दीवार में मारते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, अगर मैं किसी बॉल को दीवार में मारूंगा तो बॉल क्या होगा, वापस मेरी तरफ आ जाएगी। इसका मतलब बॉल क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर आपके पास लाइट है और वो लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, और डेंसर मीडियम में जब डेंसर मीडियम से आएगी और वो फिर क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है, फिर मुड़ जाती है कहां पर, फिर दोबारा ही डेंसर मीडियम में आ जाती है। आती भी कहां से, डेंसर मीडियम से, मुड़ के वापस भी कहां जाती है, डेंसर मीडियम में। तो फिर इस अमल को, इस फेनामिना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 10, इन ऑप्टिक फाइबर द कोर इज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली। कह रहा है कि आपके पास एक ऑप्टिक फाइबर है और बताएं कि जो ऑप्टिक फाइबर है उसके अंदर एक कोर होती है, और वो जो कोर होती है वो बनी होती है ग्लास और प्लास्टिक की। तो फिर आप ये बताएं कि वो जो कोर होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। अब सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा, आपकी जो ऑप्टिक फाइबर होती है ये एक बारीक सी जो है वो वायर्स होती हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं, बारीक सी जो वायर्स होती हैं, फॉरेन कंट्री में बहुत यूज होती हैं। आप देखें आपके घरों के अंदर जो नेट आता है फाइबर वाला, उसके अंदर जो वायर्स होती हैं अंदर जो बिल्कुल वो बारीक सी बालों जैसी होती हैं। ठीक है, तो फर्ज करें आपके पास एक वायर है, फर्ज करें ये आपके पास एक वायर है, तो इन वायर्स के अंदर अंदर क्या लगी होती है, एक कोर लगी होती है। इन वायर्स के अंदर क्या होती है, एक आपकी कोर लगी होती है। ठीक है, अच्छा, इस वायर के अंदर कोर और इसके ऊपर एक और जो है एक लेयर लगी होती है, ये वाली लेयर जो है लगी हुई है, जैसे देखिए मैंने ये लगाई हुई है, इस कोर के ऊपर एक और लेयर होती है, और वो जो आपकी लेयर होती है उसे हम कहते हैं
क्लैडिंग, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। और इसके ऊपर एक और जो है, एक और भी लेयर होती है, और वो आपकी जो है वो प्लास्टिक की होती है। अक्सर जो है उसके ऊपर प्लास्टिक, आप अगर अंदर उसको खोल के देखेंगे, एक अंदर जो है बिल्कुल वायर के बिल्कुल पतली पतली जो वायर्स होती हैं, उनके अंदर एक कॉर लगी होती है, उसके ऊपर एक और लेयर लगी होती है, ठीक है, उसे हम क्लैडिंग कहते हैं। उसके ऊपर एक और जो है एक लेयर होती है जो प्लास्टिक की होती है, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। ओके जी, तो कह रहा है कि अगर आपकी अगर लाइट, अगर फर्ज करें अगर आपके पास लाइट है, और वो जो लाइट है अगर इसमें से पास करे, इस कोर में से अगर हम पास करवाएं, तो आप बताएं कि इस कोर में से जब लाइट पास होगी तो फिर इस कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या होगी। अब एक सवाल याद रखिएगा, ये 2-3 सवाल में एक ही क्वेश्चन में 3-4 सवाल बता देता हूं, ये आपको काम आएंगे। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ये किसकी एप्लीकेशन है। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन किसकी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। नंबर 2, यह भी पूछा जा सकता है कि इस कोर में से अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल फाइबर है और उसके अंदर जो कोर लगी हुई है, अगर उसमें से हम लाइट को पास करवाएं, तो आप ये बताएं कि जब लाइट इस कोर में से पास करेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, क्या करेगी। तो याद रखिएगा, जब आपकी लाइट इस कोर में से पास करेगी तो हमेशा क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो यह भी सवाल आ सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर की ये जो कोर होती है ये किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा ये बुक में खुद कह रहा है कि प्लास्टिक एंड ग्लास से बनी होती है। तभी जो है जब नेट लगा के देते हैं तो कहते हैं भाई इसको जो है ना आपने मोड़ना नहीं है, क्यों मोड़ेंगे तो वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये जो कोर है ये आपकी प्लास्टिक और ग्लास से बनी होती है, सही है। ओके जी, और याद रखिएगा इस कोर की जब इसमें से लाइट को पास करवाएंगे तो इस कोर की याद रखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो ये जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा। अच्छा, एक सवाल में और भी भूल गया, ये भी बताना कि इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं, कि लाइट जो है वो इस कोर में से पास करे और वो रिफ्लेक्शन करती है, तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये भी आ सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 11 नंबर एमसीक्यूज, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड, कह रहा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता के आया हूं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसका जो दूसरा नाम होगा इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। वो अब अक्सर देखें कि अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास अब आपके पास है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम करते क्या है, अगर कोई चीज है और उसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम किससे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। अक्सर घड़ियां वगैरह जो बनाते हैं उनके नट बोल्ट बहुत छोटे छोटे से नट्स होते हैं, उनको देखने के लिए यूज करते हैं, और भी इसकी कई चीजों में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप नाम होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। नंबर 12 एमसीक्यूज, द डिफेक्ट इन विच द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना इज कॉल्ड, कह रहा है कि वो डिफेक्ट बताएं जिसमें आपका जो इमेज होता है वो रेटिना के बाद बनता है, बियॉन्ड बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं। इसमें फर्ज करें कि एक बंदा है और उसकी बिल्कुल ये जो आंख है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सही है, तो उसके अंदर जो इमेज बनता है वो किस पर बनता है, हमेशा रेटिना पे बनता है। अगर कोई बंदा बिल्कुल ठीक है, उसकी आंख अगर जो है वो बिल्कुल सही है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। ओके जी, मगर फर्ज करें अगर कोई बंदा है और उसकी आंख के अंदर डिफेक्ट है, कोई मसला है, मसले दो होते हैं, या तो होगा शॉर्ट साइट या शॉर्ट साइटनेस के भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया भी कहते हैं, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं और मायोपिया भी कहते हैं। और जो दूसरा डिफेक्ट होता है
वो होता है लॉन्ग साइडनेस या लॉन्ग साइड या फिर हाइप्रोफिया, ठीक है, हाइप्रोफिया ये भी कह सकते हैं हम। तो अब समझते हैं कि ये जो डिफेक्ट्स हैं इनका काम क्या है। तो याद रखिएगा, अगर कोई बंदा है जिसको जो है वो ये वाला डिफेक्ट है, शॉर्ट साइडनेस का डिफेक्ट है, इसका मतलब है कि उसको करीब की चीजें जो हैं वो तो सही नजर आती हैं मगर दूर की चीजें जो है वो सही नजर से नहीं आती, तो उस मसले को हम ये कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट साइडनेस कहेंगे या मायोपिया कहेंगे। अब ऐसा बंदा है जिसको जो है वो दूर की चीजें तो नजर आती हैं मगर करीब की नजर कमजोर है, करीब की चीजें जो है वो नजर नहीं आती, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग साइडनेस कहेंगे या फिर हाइपोफिया भी कहेंगे, ठीक है। ओके जी, तो याद रखिएगा, अगर किसी बंदे को ये ऊपर वाला मसला होगा, करीब की चीजें नजर आ रही हैं दूर की नजर नहीं आ रही, तो याद रखिएगा उसकी आंख पर जो इमेज बनेगा, वो जब किसी भी चीज को देखेगा, जो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा रेटिना से पहले बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना से बिफोर इमेज बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा है उसको ये वाला डिफेक्ट है, दूर की चीजें तो नजर आती है मगर करीब की चीजें जो है वो नजर नहीं आती, तो उसमें जो उसका इमेज बनेगा वो रेटिना के बाद बनेगा, रेटिना के बियॉन्ड बनेगा, रेटिना से जो है वो बाद में बनेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। और मैं आप लोगों को ये भी बता के आया हूं कि नॉर्मल जो इंसान की आंख होती है उसके अंदर जो है वो नॉर्मली कन्वेक्स लेंस होता है, और इसकी जो मेगापिक्सल होती है, इंसान की आंख जो है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? 580 मेगापिक्सल की होती है, ठीक है, और उसकी रेंज इतनी होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 16 हर्ट्ज जो होगी वो होती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई आप बताएं कि वो कौन सा मसला होता है जिसके अंदर आपका जो आंख के अंदर जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड बनता है, वो कौन सा मसला होगा? वो आपका लॉन्ग साइडनेस होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन मुझे खुद देखकर बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नंबर 13 एमसीक्यूज है हमारे पास। द शॉर्ट साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, कह रहा है कि एक बंदा है और उसको जो है वो एक डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम है, कि कौन सा प्रॉब्लम है उसकी साइट जो है, उसकी नजर जो है वो शॉर्ट साइट है या मायोपिया है, मतलब कि उसको करीब की चीजें तो नजर आती हैं मगर दूर की चीजें नजर नहीं आती। अगर हम इस मसले को, इस प्रॉब्लम को अगर हम ओवरकम करना चाहें, खत्म करना चाहें, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? तो फिर इस मसले को खत्म करने के लिए कि हम कौन सा लेंस जो है वो यूज करेंगे, तो याद रखिएगा, इस मसले को खत्म करने के लिए हम हमेशा जो है वो कौन सा लेंस यूज करते हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट साइडनेस को सही करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे एक और भी सवाल आ सकता है कि भाई लॉन्ग साइडनेस को खत्म करने के लिए, हाइप्रोफिया को खत्म करने के लिए या हाइपरमेट्रोफिया को खत्म करने के लिए, लॉन्ग साइडनेस को खत्म करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? माने वो बंदा जिसको दूर की चीजें तो नजर आती हैं मगर करीब की चीजें नजर नहीं आती, अगर उसका ये मसला हल करें तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो है हम हमेशा कौन सा लेंस यूज करेंगे? आप इसका जो है इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे लेंस? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पे जो एमसीक्यूज है वो ये है कि करीब की नजर, शॉर्ट साइडनेस, करीब की नजर चीजें नजर आती हैं, दूर की नजर नहीं आती, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करें? कॉनकेव लेंस। मगर यहाँ पे हाँ हो जाती है गलती हर किसी से, तो ये जो राइट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। यहाँ पे कॉनकेव मिरर तो है मगर लेंस नहीं है, तो आप अपनी तरफ से जो है ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 14 एमसीक्यूज। लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू, कह रहे जो लेंसेज हैं वो इमेज बनाते हैं किस प्रोसेस की मदद से? तो याद रखिएगा, लेंसेज जो आपके इमेजेस बनाते हैं वो रिफ्रैक्शन की मदद से बनाते हैं। किस प्रोसेस की वजह से बनाते हैं? रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सवाल आ जाए कि मिरर्स जो है वो फिर किसकी मदद से बनाते हैं, किस प्रोसेस के तहत जो है वो, या किस प्रोसेस की वजह से जो है वो इमेजेस बनाते हैं, तो इसके लिए होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन।
मिरर्स जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस की वजह से इमेज बनाते हैं, और जो लेंसेज हैं वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से जो है वो इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15, टू इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूज। वो बंदा जिसे दांतों का इल्म होता है, या वो बंदे जो दांतों के माहिर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं, वो दांतों को एग्जामाइन करने के लिए, दांतों का चेकअप वगैरह करने के लिए जो है वो कौन सा लेंस जो है, कौन सा मिरर जो है वो यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमेशा जो है वो दांतों का चेकअप करने के लिए जो है वो हमेशा एक मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का चेकअप करने के लिए हमेशा जो है वो इस मिरर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खराबी वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। इसमें उम्मीद करता हूं इसके एमसीक्यूज आप सारे एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके सुने, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई या नहीं आई। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।